हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आपका सीटेट एग्जाम है 14th एंड 15th, या फिर और अगर हम लगा के कहें कि 14th या फिर 15th में आपका एग्जाम है दिसंबर में। जिन लोगों ने प्री एडमिट कार्ड आपने देखे हैं या नहीं देखे तो उनको ऑलरेडी वैसे पता चल गया होगा कि एग्जाम 2 दिन है। और एग्जाम 2 दिन होने के साथ साथ क्या सिचुएशन रहेगी, कुछ लोगों को 14th में जहां पे कैंडिडेट्स कम है या फिर मेन एग्जाम जो है वो 14th को है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो रहे उनको शिफ्ट कर दिया गया 15th को। तो 2 दिन एग्जाम है। 2 दिन एग्जाम से लेके अगर हम बात करें तो अभी आपके पास 2 से 3 दिन ही सिर्फ है कि आप एग्जाम को लेके क्या प्रिपरेशन करें, कितना पढ़े, ये ऑलरेडी आप कर रहे होंगे। लेकिन एग्जाम में बैठते टाइम या फिर आप कह सकते हैं अटेम्प्ट करते टाइम एग्जाम में आपको क्या चीजें नहीं करनी या फिर किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीजें। क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन करनी थी, मेजर प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, अब जस्ट आपका रिवीजन चालू होगा। लेकिन जो आपने प्रिपरेशन की है उसको आप कितना पेपर पे उतार पाते हैं, कितनी चीजें करेक्ट करेंगे वहां पे, या फिर आपकी एंट्रीज क्या रहती है, प्री एडमिट कार्ड में क्या था, एडमिट कार्ड में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमें रिस्पॉन्स किस तरह से भरना है, क्या आपकी हमारी सीट मिलती है, वो सारी सभी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज सिलेक्शन को भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको उस पर डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि हमारी सीटेट स्पेशल, जिसमें ऑल डिटेल्स है आपकी एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसे कि हम ऑलरेडी बताया है कि क्या क्या उसमें हम कंसिडर करने वाले। तो सबसे पहले एक कोटेशन के साथ या फिर एक कोट के साथ शुरू करेंगे। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बना सकते। इस कोटेशन के साथ इस वीडियो को शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशन, आपकी थिंकिंग, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप क्या सोचते हैं अपने आप को लेके, या कितना कॉन्फिडेंट है, ये सिर्फ आपकी सोच है। और उसी सोच के बदौलत आप असंभव चीजों को भी संभव कर सकते हैं। और ये ही सबसे बड़ा आज का पॉइंट है। और इसी मोटिवेशन, इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम एग्जाम में उतरने वाले हैं, और उसी के साथ में हम पॉइंट एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मिला है ऑलरेडी प्री एडमिट कार्ड, जिससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो हमारी क्या है 14th दिसंबर, या फिर हमारी क्या रही है 15th। किसी का सेंटर या फिर एग्जाम जो है वो 14th को रहा, किसी का रहेगा 15th में। साथ ही साथ आपका जो सिटी है, सिटी कंफर्मेशन भी आपको कहां से मिलेगा, वो मिलेगा प्री एडमिट कार्ड। अगर कोई ऐसा शख्स है अभी तक जिसने नहीं देखा तो वो देख ले, ताकि वो अगर कहीं सिटी, दूर सिटी में पड़ा है किसी का सेंटर, तो एटलीस्ट वो अपने ट्रेवल के इंतजाम कर सके। उसके अलावा आपका जो प्री एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन रही वो सेम यही है कि आपको 2 दिन पहले, मतलब आपको 12 तारीख को पूरे दिन में, या फिर 13th की मॉर्निंग या मिड में, आप कह सकते हैं मॉर्निंग में, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। उसके बाद आपको कहा गया है कि आप कैंडिडेट जो भी हैं वो सीटेट की वेबसाइट से अपडेटेड रहें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सभी मिलती रहे। कभी भी कोई भी अफवाह पे या किसी भी एक्स्ट्रा चीजों पे ध्यान नहीं देना। स्पेशली जब आपके पास सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद है तो एक्स्ट्रा इधर उधर कहीं नहीं जाना। इसके अलावा आपको क्या कैरी करना है, मतलब आप एग्जाम में नहीं जा सकते किसके बिना, एडमिट कार्ड, एक वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें फोटो आईडी, जैसे आपका आधार, पैन, स्पेशली जैसे, या डीएल जैसा कोई भी ऐसा वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो जरूर हो, और प्रॉपर चेकिंग भी होगी। एक अब की बार एक पॉइंट और ऐड किया गया है, क्योंकि काफी टाइम क्या हुआ है कि एग्जाम्स होने के बाद जब उसकी मेरिट आती है, रिजल्ट लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको मिलता है कि एक ही सेंटर से काफी टाइम टॉपर्स निकलते हैं, अच्छे स्कोरर्स निकलते हैं। तो ऐसी चीज को भी कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है कि आपके जो आंसर्स हैं, राइट आंसर्स, रॉन्ग आंसर, आपके जो आगे पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स होंगे या कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ मैच किए जाएंगे। एटलीस्ट इससे ये पता चल सके कि किसी भी सेंटर या फिर किसी भी एग्जाम हॉल में, रूम में ऐसी चीटिंग्स या ऐसी चीजें ना हुई हो, ऐसा जो कि इम्पैक्ट करे रिजल्ट को। तो अगर ऐसा केस होता है या पाया जाता है, ऐसे केसेस में क्या होगा, कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी होल्ड कर दिया जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और बाकी क्योंकि सभी चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इजिली हम इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं कि किस पैटर्न में आंसर्स गलत और सही मिल रहे हैं एक ही लाइन में जो बैठे कैंडिडेट्स है, या फिर एक रूम में बैठे हैं, या फिर कंटिन्यूस जो बैठते हैं कैंडिडेट्स। क्योंकि जो कंटिन्यूस जो आपको सीट्स मिलती है, ओमआर सीट मिलती है, वो आपको कंटिन्यूस नंबरिंग के अकॉर्डिंग मिलती है। तो ऐसे ट्रैक करना इजी पड़ता है। तो किसी भी सेंटर पे, किसी भी एग्जाम में कभी भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व
ना हो, ताकि ये चीजें आपको आगे जाके इम्पैक्ट ना करें। बाकी जैसे आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले आपको मिलेगा जो कि है आपका लैंग्वेज, आपने कौन कौन सी फिल किया। तो लैंग्वेज 1 आपको यहां से कंफर्म हो जाएगी कि आपने, हो सकता है जब एग्जाम फॉर्म, मतलब आपने जो फॉर्म फिल किया था उस पे लैंग्वेज गलती से फर्स्ट सेकंड में चेंज कर दिया हो या फिर कुछ और सेलेक्ट किया हो, तो आप वेरीफाई यहां से भी कर पाएंगे कि आपकी फाइनली लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी है, और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम भी देना होगा। साथ ही आप साइंस मैथ से होंगे, एसएसटी से होंगे, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए जिसके भी जा रहे होंगे उसकी डिटेल होगी। साथ ही साथ एग्जाम की जो डेट है या तो 14th होगी या फिर क्या होगा आपका 15th होगी, उसकी भी प्रॉपर आपको डेट मिलेगी, प्रॉपर टाइम मिलेगा। जैसे कि अभी पेपर 2 जो है वो आपको फर्स्ट शिफ्ट में मिलता है और पेपर 1 क्या है आपका सेकंड शिफ्ट में मिलता है। तो ऐसे ही पूरा टाइम, इवन रिपोर्टिंग और गेट क्लोजिंग टाइम भी आपको वहां पे मिल जाएगा। टाइमिंग से रिलेटेड आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि आपको 9:30 का टाइम मिलता है कि आपको 9:30 क्या होगा गेट क्लोजिंग टाइम होगा, आप नोट करेंगे। तो गेट क्लोजिंग टाइम भी जो है वो 9:30 ही है, एग्जाम स्टार्ट प्लस आपका क्या होता है गेट क्लोजिंग टाइम जो होगा वो 9:30 होगा फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी एडमिट कार्ड आने पे आप चेक भी कर सकते हैं, जस्ट टाइम में वैसे वेरिएशन मिलने की चांस नहीं है, बट एनी हाउ अगर कुछ भी मिलता है तो देख सकते हैं। सो ऐसे केस में आपको मिनिमम यहां से 30 मिनट बिफोर, ठीक है, वैसे तो आप अगर देखेंगे सीटेट तो 2 घंटे पहले बोलता है, लेकिन फिर भी आपको 30 मिनट बिफोर एटलीस्ट गेट पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि आप जैसे ही गेट पे जाएंगे तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, आपकी चेकिंग होगी और आप तभी एंट्री पाएंगे अपने सेंटर में, या फिर आप कह सकते हैं अपनी सीट तक आप तभी जा सकते हैं। ऐसे केसेस में अगर आप टाइम टू टाइम पहुंचते हैं, काफी लोग मैंने देखा है कि अगर 9:30 से एग्जाम स्टार्ट होना है तो सेंटर के बाहर रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, कब तक 9:15 तक, 9:20 तक, 25 तक, और सोचेंगे अब जाएंगे। ऐसे केसेस में 2-3 नुकसान है। पहला यही जो हमने बताया कि आपकी प्रॉपर चेकिंग होनी है, आपकी प्रॉपर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो सब चीजें होनी है, और एटलीस्ट रूम तक जाने के लिए आपको 2-3 मिनट लगेगी, आपकी सीट पे बैठेंगे, आपको अरेंज देखना है, तो ये सब चीजें करने में आपको 5 से 10 मिनट लगती है। और अगर आप टाइम टू टाइम जाएंगे उस केस में क्या होता है, आपको जो OMR सीट या आपकी पूरी बुकलेट है इस पे जो भी एंट्री है, आपको जो एंट्री करनी है लाइक रोल नंबर, ठीक है, बुकलेट नंबर, और जो आपका बुकलेट के अलावा लैंग्वेज के लिए जो अगर स्पेशल केस में आपकी लैंग्वेज अलग है इंग्लिश हिंदी के अलावा, उनकी भी एंट्रीज आपको करनी होगी। तो ऐसे केस में 3-4 एंट्री आपको करनी होगी, हम बात करेंगे इस पे भी कि कौन कौन सी एंट्री रहती है और कैसे बेस्ट वे में आप करेंगे। इवन रिस्पॉन्स भी आप कैसे एग्जाम में लगाने वाले उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब चीजें रहती है जिसको कम से कम अच्छे से फिल करने के लिए आपको 10 मिनट कम से कम चाहिए, ठीक है। ऐसे केस में अगर आप 9:20 पे जाते हैं, ठीक है, आप पहले एंट्री करेंगे, सिक्योरिटी मतलब आप जाके चेकिंग कराएंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस देंगे, उसके बाद आप रूम तक पहुंचेंगे, उसके बाद आप जाके ये एंट्री करेंगे। क्योंकि काफी सेंटर में ऐसा होता है कि आपको जो आपकी बुकलेट है वो आपको पहले ही मिल जाती है, मतलब अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सेट पूरा और रिस्पॉन्स जिस पर आप OMR सीट पे डालते हैं वो आपको पहले ही मिल जाता है, लगभग 15 मिनट पहले, लेकिन आपको परमिशन नहीं होती उसे ओपन करने की। ऐसे केस में क्या होता है, आपकी जो OMR सीट होती है आप उसको निकाल के उसके अंदर की जो एंट्री है वो फिल कर सकते हैं, और यही जो सिस्टम है ऑफलाइन एग्जाम का यही कहता है कि आपको OMR सीट और बाकी चीजें आपको अवेलेबल करा देनी चाहिए टाइम से पहले, ताकि आपका जो भी एग्जाम टाइम है जैसे कि 2.5 घंटा है वो आपको प्रॉपर मिल सके। लेकिन काफी टाइम एग्जाम हॉल्स या एग्जाम सेंटर्स जो नए नए रहते हैं वो स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, आपको सीट देते हैं या फिर ओपन करने के लिए पहले परमिशन नहीं देते, जिससे टाइम वेस्ट हो जाता है कैंडिडेट्स का। लेकिन अगर आपके सेंटर पे बुकलेट पहले ही मिल जाती है 5 से 10 मिनट पहले, तो एटलीस्ट आप एंट्री कर सकते हैं। वो 10 मिनट को एटलीस्ट आप अपने एग्जाम जो क्वेश्चंस है उस पर स्पेंड करेंगे, ना कि एंट्री करने में। तो कभी भी आप इस तरह की गलती ना करें कि टाइम टू टाइम आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं या फिर आप कह सकते हैं अपनी सीट तक पहुंचेंगे। तो हमने डिस्कस किया सबसे पहला पॉइंट कि आपको टाइमिंग कैसे मेंटेन करनी है। सेम ऐसी सेकंड एग्जाम जो आपका होगा, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, उस केस में भी आपको एटलीस्ट 30 to 40 मिनट बिफोर आपको गेट पे अवेलेबल होना है। तो अगर आपके यहाँ से 1 घंटा ट्रेवल टाइम है तो आपको 1-1.5 घंटा पहले निकलना है,
ठीक है। तो उस केस में आपको 30 मिनट भी कंसिडर करनी है कि मुझे 30 मिनट पहले पहुंचना है, 1 घंटे ट्रेवल टाइम हुआ, 20-30 मिनट मेरा ट्रैफिक या बफर टाइम, तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर से के लिए निकलना होगा, तभी आप इन चीजों को मीट कर सकेंगे। रहा आपको क्या क्या चीजें एग्जाम में अलाउड है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या है, एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसकी 2 कॉपी लेके जरूर जाएं। फॉर से लाइक अगर कोई भी इशू हो तो उसके लिए आपके पास एक एडिशनल आपके पास कॉपी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों की 2-2 कॉपी रखे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक एक्स्ट्रा कॉपी रखने में कुछ नहीं जाता। तो एटलीस्ट 2 एडमिट कार्ड की कॉपी आप रखिएगा फॉर 1 एग्जाम। 2 एग्जाम है तो आप 3 कॉपी रखिए, 4 कॉपी रखिए, बट एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास 1 फोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि मैंने बताया पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के आप, इवन पासपोर्ट भी आपके पास ऑप्शन है, तो वोटर आईडी कार्ड पे भी आपका फोटो होता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेन है, वो पेन हमेशा आपको क्या यूज करना है, बॉल पेन यूज करना है, कोई भी जेल पेन यूज नहीं करना ओएमआर सीट पे रिस्पॉन्स डालते हुए। उसमें ऑप्शन आपके पास ब्लू और ब्लैक होता है, बेटर है कि आप ब्लैक पेन यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। इवन जब अगर आप नया पेन खरीद सकते हैं तो बेटर है, जैसे कि मैं इस पॉइंटर से पॉइंट कर रहा हूं, सेम मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि मैं इसको हायर थिकनेस पे भी ले सकता हूं। तो इसी तरह के कुछ मल्टीपल पेन्स आते हैं, जब आप शॉप पे जाएंगे तो उससे बोलेंगे कि ओएमआर सीट फिल करने के लिए मुझे थोड़ा सा जो टिप है वो मोटी चाहिए, एटलीस्ट इस तरह का पेन है, तो आप सिलेक्ट करके लाएंगे, जिससे आपको जब भी आप सर्कल फिल करेंगे तो उसको इस तरह से फिल करने में इजी पड़ेगा। तो नया पेन ले रहे हैं तो एटलीस्ट इस तरह से करें। उसके अलावा पेन हुआ, पेन भी आप एक्स्ट्रा पेन रखिए हमेशा, क्योंकि अगर कोई पेन किसी भी रीजन से खराब होता है, सर्दियों का टाइम है, अगर कोई इश्यू आता है इंक निकलने में भी, तो आप एटलीस्ट एक पेन एक्स्ट्रा रहे। जो पेन बताया हमने, बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं। वाटर बॉटल या कोई भी इस तरह का आइटम जो आप मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम अगर किसी की तबीयत का इशू है, कुछ भी है, तो अपना वो लिक्विड फॉर्म में जो भी लेके जाना चाहता है वो ले जा सकता है, लेकिन जो भी आपकी बोतल होगी वो एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उस पर कोई लेबलिंग यूज हो रही है या फिर कुछ चीजें ऐसी वो जो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो वाटर वगैरह आप इस तरह से लेके जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप अपना जो एग्जाम हॉल में फैकल्टी रहते हैं वहां से आप उनसे बात कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह भी अलाउड होती है, कुछ मेडिसिन वगैरह, तो वो भी आप चाहे तो पहले वहां पे अवेलेबल जो टीचर्स रहते हैं वहां से बात कर सकते हैं कि मेरे पास ये आइटम है, तो मैं एटलीस्ट ये कैरी कर रहा हूँ, मेरी मेडिसिन है। एटलीस्ट बाद में कोई चेकिंग या किसी तरह आता है और बाद में पता चलता है, उससे बेटर है कि आप पूछ सकते हैं। जो चीजें आइटम बैन है, कैरी क्या क्या कर सकता है वो आपको बताया। बैन आइटम में आप ये मान के चलिए, आप खुद और आपका नॉर्मली जो भी आपने गेटअप लिया है, जो भी आपने कपड़े पहने वो, आपके पास पेन, अगर आपके पास लाइक नजर का चश्मा आप यूज करते हैं तो वो, उसके अलावा कुछ भी ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है जो आपको ले जाना चाहिए या फिर मैंडेटरी हो। उसके अलावा बाकी चीज पे, किसी भी चीज पे विवाद हो सकता है, जैसे कि काफी केसेस में क्या हुआ है, सर्दियों के पोर्शन में काफी लोग स्टॉल या फिर जैसे मफलर टाइप की चीजें होती हैं, उन चीजों को भी अलाउ नहीं किया जाता है। काफी सारे सेंटर्स इवन आपके जो जैकेट्स वगैरह होते हैं, हैवी जैकेट्स हैं, हुडी है, इन चीजों को लेके भी कई बार इशू उठा चुके हैं। जैकेट्स वगैरह पे भी कई बार रहा है, अगर सर्दियां ज्यादा है या फिर हैवी जैकेट, उस केस में तो अलाउ हो जाता है, बट कई बार क्या होता है जहां पे ज्यादा सर्दियां नहीं है और आप एक्स्ट्रा वेयर्स यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको मिनिमम कर दिया जाएगा, और ऊपर से एक्स्ट्रा जो सोल टाइप का है, मफलर टाइप का, ये अलाउ नहीं किया जाता है। चश्मा सिर्फ नजर का, उसके अलावा जो आप धूप के चश्मे लगाते हैं, इस तरह के जो चश्मे यूज होते हैं वो भी आपको वैलिड नहीं है, वो भी एग्जाम में बैन है। वॉच या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस आपको एग्जाम में, फोन तो बहुत दूर की बात है, आपको वॉच भी, सिंपल वॉच भी अलाउड नहीं होती। एग्जाम सेंटर आपको वॉच एग्जाम हॉल में, एज अ एग्जाम हॉल में सभी जगह अवेलेबल होती है। ये सीबीएसई अपने आप में मेंटेन करता है सभी को वहां पे एटलीस्ट टाइम देखने की फैसिलिटी हो, तो वहां पे सब चीजें मिलती है। बाकी कैमरा, माइक, फोन, पेन ड्राइव, इस तरह का कोई भी आइटम आपको एग्जाम में परमिशन होती ही नहीं है। स्पेशल केस फिर से रिपीट कर देता हूँ, ज्वेलरी के केस में भी इश्यू होता है। आप एक्स्ट्रा जो भी वेयर लाइक मफलर्स या फिर इस तरह का जो भी कपड़ा यूज होता है उस पे भी आपको परमिशन नहीं मिलती, हुडी के केस में भी नहीं मिलती, क्योंकि उसका यूज मिसयूज किया जा सकता है। अगर आपने इस तरह ओपन डाल लिया है, कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस है, उसको यूज करके आप मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसे आइटम्स को अलाउ नहीं किया जाता। स्पेशली ज्वेलरी के केस में बहुत बार इशू हुआ है। तो अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर आपके साथ है तो आप उन्हें एग्जाम सेंटर पे दे सकते हैं या फिर पहले से ही वो अरेंज करें, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सेंटर पे कहीं पे ऐसी अवेलेबिलिटी मिले कि आप महंगी चीजों को रख सके।
और रखने के बाद अगर वो चोरी या फिर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो आपकी खुद की रहती है। तो कोई भी इस तरह का आइटम आप कैरी ना करें। स्पेशल केस में है आपको कोई डिसेबिलिटी या फिर कोई चीजें हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, वो भी आप देख सकते हैं। तो रहा हमारा पॉइंट कि आपकी टाइमिंग हमने डिस्कस की, क्या चीजें ले जा सकते हैं, क्या चीजें बैन है, वो भी डिस्कस किया। लैंग्वेज सिलेक्शन सिंपल है कि आपके पास लैंग्वेज यहां से मिलेगी, तो यहां से आप देखेंगे कि लैंग्वेज आपके पास कौन सी है। बाकी सिंपलीफाई करके हम इस वीडियो में भी लैंग्वेज सिलेक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी डिटेल वीडियो लैंग्वेज सिलेक्शन पे किस तरह से पेपर में लैंग्वेज आती है, किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल पर आप जाके लैंग्वेज सिलेक्शन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप अटेम्प्ट कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले एग्जाम में आपको मैटर क्या करता है, आपको मैटर करता है क्वालिफाइंग एग्जाम है तो आपको मैटर करता है स्कोर। ठीक है, टॉप नहीं करना, मतलब जस्ट इन केस फर्स्ट केस अगर हम बात करें तो आपका स्कोर जनरल में 90 और रिजर्वेशंस में 82। ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ 90, एटलीस्ट 90 का टारगेट, मिनिमम 90 तो एटलीस्ट सब लोग प्लान करें। वैसे तो प्लान 100 प्लस करना चाहिए, मैं इसको 100 भी लिख देता हूँ, एटलीस्ट 100 करेंगे, माइनस प्लस होके भी कुछ रहे। लेकिन रिजर्वेशन 82, जनरल कैटेगरी 90, उसके केस में आपको टारगेट क्या है, 90 नंबर है, 100 नंबर है। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए वो पासिंग मार्क्स प्लस एक बफर जोन आपके पास कि एटलीस्ट मेरा एग्जाम क्रैक हो। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा आपके नंबर आएंगे वो आपका कॉन्फिडेंस गेन कराएगा नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, और आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जो तैयारी की है एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया। तो ऐसे केस में किन चीजों का ध्यान रखा जाए, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है आपका पेडागोजी, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो। पेडागोजी, पेडागोजी क्यों, क्योंकि आपको इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी होती। ठीक है, लेंथी तो क्वेश्चन सब मिलने लगे हैं लेकिन कैलकुलेशन पे आपको टाइम नहीं जाता। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो सीडीपी एक अपने आप में टोटल क्या है कि पेडागोजी प्लस जो उसका कंटेंट है वो एक 30 नंबर का पूरा कंटेन करता है। यहां से आपको पेडागोजी कितने नंबर का, 15 नंबर का मिलता है, यहां से 15 नंबर का। ठीक है, मतलब 15 प्लस 15 आपका कंटेंट हो गया, यहाँ पे 15 प्लस 15 कंटेंट प्लस। ठीक है, मैथ में भी सेम 15 प्लस 15 और यहां से आपको 15 प्लस 15। तो अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल है कि आपको मैथ का 15 जो नंबर है कंटेंट का पोर्शन, इसको एटलीस्ट लास्ट तक बचा के रखें, मतलब आपको लास्ट में करना है। सेम आपको लैंग्वेज के पोर्शन में जो आपको लैंग्वेज टफ लगती है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश आपको लगता है लैंग्वेज 2 है वो थोड़ा टफ पड़ती है, तो ऐसे केस में जो 15 नंबर है, ठीक है, किसका बोला, पेडागोजी का करना है, लेकिन किसका आपको छोड़ना है, वो कंटेंट का आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ के रखना है, होल्ड करना है। आपको अटेम्प्ट क्या करना है, सबसे पहले सीडीपी अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में जो आपकी जैसे कि हिंदी है एग्जाम्पल के लिए, तो आप 15 प्लस 15 30 नंबर का टोटल एग्जाम को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। दूसरा लैंग्वेज 2 में आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, पेडागोजी करनी है, यहां से आपको पेडागोजी सबसे पहले करनी है और कंटेंट को बाद के लिए बचाना है। सेम मैथ में भी आप क्या कर सकते हैं, पेडागोजी आपको पहले करनी है और यहां से भी आपको क्या करना है 15 प्लस 15। तो आपने मोटा माटी 30 नंबर का एग्जाम क्या है सिर्फ होल्ड किया है कि आपको पहले क्या करना है 120 नंबर जो हमने जैसे डिस्कस किया, और ये आपने होल्ड किया 30। ठीक है, 150 का आपका टोटल एग्जाम होता है। तो ऐसे केस में ये आपको लास्ट में करना है। ठीक है, ये होल्ड किया था, ये लास्ट में क्यों करना है, क्योंकि मैथ को चाहिए होता है टाइम। लैंग्वेज 2 अगर आपकी थोड़ी सी भी डिफिकल्ट आपको पड़ती है तो ऐसे केस में आपको नंबर तो दिलाएगी अच्छे, क्योंकि उसमें पैसेज आएंगे, स्टोरी आएगी, तो आप वहां से आंसर्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप पैनिक करके फंस ना जाए इसलिए इसको पोर्शन को होल्ड करिए। मैथ आपका चाहे कितना भी अच्छा हो, वैसे पेपर 1 का मैथ इजी आता है थोड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको 30 से ज्यादा मिनट लग जाती हैं, तो ऐसे केस में आपका एग्जाम शॉर्ट ना हो जाए, ऐसे केसेस में आपको मैथ से स्टार्ट नहीं करना। और अगर आपकी मैथ की प्रिपरेशन नहीं है या फिर कम है तो ऐसे केस में तो आपको कंटेंट को सबसे पहले टच ही नहीं करना, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपका सीडीपी लैंग्वेज 30 नंबर का पूरा, लैंग्वेज 2 15 नंबर का आप करेंगे और ईवीएस आपको 30 और मैथ का 15। ये आपको पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कहां से स्टार्ट करें। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप कंटेंट लैंग्वेज 2 का स्टार्ट करें और जो मैथ का पोर्शन है लास्ट में करें। इन दोनों में आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है एग्जाम बेसिक है, आपकी मैथ की प्रिपरेशन ठीक है, अच्छी है, तो आप पहले इसको स्टार्ट करें, 15 नंबर इसके बाद के बचा के रखिए, क्योंकि यहां से अगर आपका 1 या 2 नंबर भी आपका छूटता है या 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है तो आपको वैसे ही डिफिकल्टी हो रही थी। इसकी वजह से अगर आपका यहां से 2 नंबर आप सपोज अटेम्प्ट नहीं कर पाए
और पूरा मैथ अटेम्प्ट कर लिया तो अच्छा है कंपैरेटिवली इन दो क्वेश्चन को यहाँ लगाने के चक्कर में आपने 5 या 7 नंबर का मैथ का नुकसान किया। तो उसके केसेस में जो आपको बेस्ट सुटेबल रहेगा वो आप इन दोनों में से पहले अटेम्प्ट करिए। लेकिन पेपर टू के केस में आपके पास सीडीपी 30 नंबर की आपको सबसे पहले ही अटेम्प्ट करनी है, आराम से टाइम देना है, ये स्कोरिंग रहती है दोनों में, पेपर 1 पेपर 2 में। यहां से आपको पेपर में आपको जो लैंग्वेज 1 है कंप्लीट आपको 30, यहां से आपको 15 + 15 फिर से करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैथ और साइंस या फिर एसएसटी में जो भी आपके पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप एसएसटी को भी मान के चलिएगा। मैथ में आपके पास 20 + 10 रहेगा, उसके बाद साइंस में भी 20 + 10 रहेगा, ठीक है। 20 आपका क्या रहेगा कंटेंट का और 10 आपका किसका रहेगा पेडागोजी का। तो सेम आपको क्या करना है, यहां से पेडागोजी और कंटेंट पूरा कंप्लीट खत्म करना है, ये भी कंप्लीट खत्म करना है। यहां से आपको पेडागोजी का स्टार्ट करना है पहले और कंटेंट को होल्ड करना है, और सेम आपको यहां से भी क्या करना है, पहले पेडागोजी खत्म करना है, ठीक है। यहां खत्म किया, उसके बाद आपके पास क्या है, ऑप्शन है साइंस का, मैथ का, और आपके पास क्या है लैंग्वेज 2 का। तो जो आपको बेस्ट सूट करेगा उस केस में आपको क्या अटेम्प्ट करना है, यहां से अटेम्प्ट करते जाना है। जो पोर्शन आपको ज्यादा अच्छा आता है आप वहां से स्टार्ट करिए, जैसे लैंग्वेज 2 का आपने स्टार्ट किया। उसके बाद आपको लगता है कि आपकी साइंस अच्छी है तो आप साइंस को स्टार्ट करिए। मैथ को जितना आप लास्ट तक लेके जाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैथ क्या है टाइम लेके जाता है ज्यादा। यहां से आपके 20 जो क्वेश्चन है ये 40 मिनट एटलीस्ट, मतलब 30 to 40 मिनट्स आपके हमेशा टच कराएंगे। ऐसे केस में आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम मैनेज करना है यहां से। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्पीड निकालनी होगी, कहां से, इस पोर्शन से। और जो टाइम आपको यहां बचाना है 40 मिनट मान के चलिए, वो ऐसे केस में आपको यहां से निकालनी है। अगर नहीं निकल पाती तो आपका जो लॉस होगा वो ऐसे पोर्शन से होगा जहां पे क्वेश्चंस कम होंगे, टाइम ज्यादा चाहिए, यहाँ पे आप क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो आपके पासिंग के जो चांसेस है वो बेटर हो जाता है। तो ये रहेगा आपको एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये बेस्ट वे रहता है, बेस्ट प्रैक्टिस इवन यही है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह की आपकी प्रिपरेशन है आप उसके अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट, तो आपको जो आपके पास एमआर सीट मिलती है आपकी बुकलेट में, वो किस तरह की होती है, ये एक कंप्लीट सीटेट के एग्जाम में जो आने वाली आपकी ओएमआर सीट है, ठीक है, ये आपकी इस तरह की दिखती है, जिसमें आपके पास कुछ ये ऑप्शंस हैं जो फिल करने होते हैं। कैसे करने होंगे बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है रोल नंबर, जो कि आपका एडमिट कार्ड पे अवेलेबल होगा। आपको ये रोल नंबर डालना है। बेस्ट प्रैक्टिस रोल नंबर के लिए, सपोज आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन रहता है कि आपके पास ऑप्शन है इस तरह से, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलते हैं, इस तरह से बॉक्सेस मिलेंगे। यहां पे आपको सर्कल भरना है और ऊपर आपको नंबर डालना है, कुछ इस तरह से रहता है। तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप सबसे पहले नंबर डालिए कि आपका नंबर क्या है। जो भी आपका रोल नंबर है पहले हमेशा ऊपर से रोल नंबर फिल करिए। उसके बाद एक बार एटलीस्ट ये आपने वेरीफाई करके आराम आराम से डाला। उसके बाद क्या करें, कभी भी डायरेक्ट सर्कल को फिल ना करें। उसके लिए आप क्या करें, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए आप एक बार एटलीस्ट मार्क करिए। ऐसे ही बाकी का भी जो है, सपोज ये 2 है तो 2 पे मार्क किया, ऐसे 3 है 3 पे मार्क किया, 4 है 4 पे मार्क किया। और जब दोबारा करें, अब उसको फिल करते टाइम कैसे ध्यान रखना है कि वापस से रीवेरीफाई करें सर्कल को फिल करने से पहले, तो आपका रीवेरीफाई भी हो जाएगा। और इस छोटे से मार्क की वजह से आपका क्या होगा, अगर आपने गलत भी मार्क कर दिया तो एटलीस्ट आपकी ओएमआर सीट बच जाती है गलती करने से। अगर सपोज ये आपने सिर्फ मार्क किया होता पर आपको लगता कि ये 2 था मेरा 1 नहीं था, तो ऐसे केस में आपका ये भी ब्लैंक है और ये भी क्या होगा, इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होने वाला, इतनी जल्दी कंप्यूटर नहीं रीड करने वाला। तो आप इसको भी एटलीस्ट फिल कर सकते हैं इजीली। और हमेशा जब भी आप सर्कल को फिल करें, कोशिश करें कि इस सर्कल से बाहर चीजें ना जाएं। जो भी आपको फिल करना है इसके अंदर ही करें। जितना अच्छे से फिल करेंगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि उसका मिस होने की चांसेस कम रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती करके उसको पेपर को ही खराब कर दे। सिंपली आपको कंप्लीट वो ब्लैक या ब्लू जिस भी कलर से आप कर रहे होंगे उससे वो कंप्लीट फिल हो जाना चाहिए। सेम नेक्स्ट है हमारे पास मेन बुकलेट नंबर, जो आपको जो क्वेश्चंस की बुकलेट मिलेगी जिसके अंदर ये ओएमआर सीट होती है, वो आपको इसका नंबर मिलेगा। सेम आपको जो भी इसका नंबर होगा आपको पहले नंबर भरना है, उसके बाद मार्क करिए, रीवेरीफाई करिए, उसके बाद आप सर्कल भरिए। अब जो नेक्स्ट है जो कि प्री फिल्ड है, आपके पास मेन बुकलेट कोड
जब OMR सीट ही आपकी बुकलेट में से निकली है तो उसका कोड भी फिक्स हुआ, क्योंकि आपको कोई एक ABCD या फिर कोई भी ऐसे 4 सेट होते हैं, उन 4 सेट में से आपका क्या है, एक बुकलेट है, तो ये ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा आपके पास। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का, कि आपको ब्लैंक होगा कि आपको क्या करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो आपकी मेन बुकलेट होती है, जो आपकी क्या होता है कि जो बुकलेट है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनी होती है, तो उसमें लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल होता है। लेकिन अदर लैंग्वेज जो कि 26 लैंग्वेज हैं सीटेट में, तो अगर मान लीजिए आपकी गुजराती, आपको गुजराती लेनी थी, तो ऐसे केस में पूरी बुकलेट को इतना बड़ा तो नहीं बना सकते जिसमें सारी लैंग्वेज का पेपर भी डाल दिया जाए। तो ऐसे केस में जब आपको लैंग्वेज करनी होती है तो आपको स्पेशल बुकलेट लेनी होती है। आपको सपोज पंजाबी लेनी है तो आपको पंजाबी की बुकलेट लेनी होगी, पेपर 1 के लिए लेनी है, पेपर 2 के लिए लेनी है, उसके कोड के अकॉर्डिंग आपको मतलब सेट के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली उसके लिए चाहिएगी। अदरवाइज आपके इंग्लिश और हिंदी ही है, चाहे लैंग्वेज 1 और 2 हो, वो आपको मेन बुकलेट में से मिल जाती है। तो अगर ऐसे केस में सपोज आपकी कोई भी क्या है सेकंड बुकलेट है, एक गुजराती आपको लेनी है, तो उस गुजराती लैंग्वेज के लिए आपका कौन सा कोड होगा वो आप कोड डालेंगे, लाइक आपका के कोड है, और यहाँ पे जो भी सेट होंगे जैसे आपको मार्क करना होगा, तो सपोज ये के है तो आप इस तरह से के फिल करें। अगर मान लीजिए आपका सेकंड जो फर्स्ट है वो तो गुजराती हुआ, लेकिन उसके अलावा आपकी सपोज पंजाबी था, उसका सेट ए था, तो आप ए लेंगे और ऐसे फिल करें। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपका जो मेन कंटेंट होगा विदाउट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो एम सेट के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। लैंग्वेज 1 आपका के सेट जो आपकी प्रीफर्ड लैंग्वेज पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए होगी, उसका कौन सा सेट चेक होगा, के चेक होगा, और यहाँ पे कौन सा चेक होगा, ए चेक होगा। अगर ये सेम होता है आपकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, तो आपको डायरेक्टली ये सेम ही कॉपी कर देना है। अगर यहाँ पे एम है, ये भी एम आएगा और ये भी एम आएगा, अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी ही रहती है, ठीक है। ये रहा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का बुकलेट पे। ये रहा रिस्पॉन्स और कैंडिडेट सिग्नेचर। तो नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैंडिडेट सिग्नेचर का यहाँ पे, तो आपको कैंडिडेट सिग्नेचर करने हैं। रिस्पॉन्स के लिए आपके पास ये पोर्शन रहता है कि आपके पास 150 क्वेश्चन है और 150 आपको भरना है। एक आंसर के लिए आपके 2 ब्लॉक्स अगर होते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई भी गलती की या फिर इस पे कोई भी ऐसा व्हाइटनर या फिर ब्लेड चलाने की कोशिश की, तो आपकी पूरी जो आंसर सीट होती है या फिर आपकी OMR सीट हो जाती है कैंसिल। तो ऐसे केस में आपका रिजल्ट मुश्किल हो जाता है आना। तो ऐसे केस में इस OMR पे कुछ भी ना करें। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है। अगर आपको लगता है कि 1-2 नंबर का ऊपर नीचे भर दिया, तो वहां पे डबल कलर या कोई चतुराई भरा काम ना करे, उसे छोड़ दे। अब आपसे जो गलती होनी थी वो हो गई, लेकिन आगे मेंटेन करें। काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि OMR सीट हमारे पास है, 150 क्वेश्चन है, कैसे फिल करें। मतलब कि 150 क्वेश्चन्स काफी लोग क्या करते हैं, एक शॉट में ही फिल करने लगते हैं। तो ऐसे केस में ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि अगर यहां से चलते हुए आपने आंसर डालते हुए चलते हैं और अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ, 31 का 32 में डाला, तो ये सोचिए आगे के सारे नंबर एक एक जो रिस्पॉन्स है एक एक आंसर से शिफ्ट हो जाएंगे। जहां आपके अच्छे नंबर आने वाले थे वहीं पे वे सब नेगेटिव हो जाएंगे और सब गलत चला जाएगा। नेगेटिव इन द सेंस आपके नंबर कट जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे वो। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट वे होता है कि आपकी जो बुकलेट होती है, बुकलेट ऐसे डबल साइड होती है। तो आपकी मान लीजिए ये बुकलेट है, ठीक है, बीच में से यहाँ से ये फोल्ड होती है, ये 1 पेपर है, ये पेपर 2 है, ऐसे ये फोल्डेबल है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको एक पेपर पे जनरली 8 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होगा, या तो हिंदी इंग्लिश इस तरह से मिलता है, या फिर क्या होगा, एक साइड हिंदी चल रहा होगा, एक साइड इंग्लिश चल रहा होगा, मतलब उसका ट्रांसलेशन। तो ऐसे केस में 4 क्वेश्चन इधर 4 क्वेश्चन इधर, 8 क्वेश्चन आपको टोटल मिलते हैं। 8-10 लैंग्वेज का है, तो ऐसे में ट्रांसलेशन नहीं होता, तो आपके लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास आपको एक ही साइड में इस तरह से मिल जाता है। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट है कि जो भी ये पोर्शन है, इसमें आपके 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन है, इनको लगाइए, आंसर फिक्स करिए, और उसके बाद आप अपने OMR में जो भी आंसर है रेस्पेक्टिव आंसर्स को फिल कर दीजिए। उसका रीजन क्यों, क्योंकि जैसे ही आप पेज पलटते हैं, हमेशा जब भी गलती होती है, जब आप पेज पलट देते हैं, OMR में फिल कर रहे हैं, आपने 8 क्वेश्चन पहले लगाए, फिर पेज पलट दिया, अब 9वें से जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, तो गलती यहीं पे होती है जब आप पेज पलटते हैं। कंटिन्यूअस लगाते हैं गलतियां नहीं होती, जैसे ही आपने पेज पलटा आपका फोकस हटा और गलतियां हुई। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट है कि आपके पास जो एक बुकलेट है डबल साइड है, उनको भरते चलिए और आगे लगाते चलिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 15-15 क्वेश्चन की 15-15 क्वेश्चन लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता ही है कि भाई ऐसा नहीं होगा इतनी जल्दी जल्दी, तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी जो है
आपको सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हैं कि मैंने हिंदी किया, हिंदी कंप्लीट कर दिया, मैथ किया, मैथ कंप्लीट कर दिया, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा प्रीफर्ड यही रहेगा कि 8 से 10 या 12 पे ही आप फिक्स रहिए। इतने पे ही आप क्या है, जो आपका पेज साइज बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए, फिल करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट आपका वही देगा जो आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है। तो आप पूरे एग्जाम में कितनी ही मेहनत करें, कितने ही अच्छे से सोल्व करें, लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया यहाँ पे, मतलब करेक्ट नहीं फिल किया, तो सब जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में इसको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते तो दो टाइप बनते हैं कि आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि भाई हमारा क्वेश्चन 50-50 है, कि आपके पास क्या है, कोई एक क्वेश्चन है, अब क्या हो सकता है कि आपके पास इसका आंसर क्या है, 50-50 है, और एक का क्या है कि आपको आता ही नहीं है, ठीक है, कोई आपको आइडिया ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 50-50 वाले को आप क्या कर सकते हैं, OMR पे आपको कुछ नहीं लिखना है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी बुकलेट है, जो आपकी बुक है, उस बुक को क्या कर सकते हैं, उस बुक के सबसे लास्ट पेज पे रफ पोर्शन मिलता है आपको, वहां पे सपोज आपका 10वां क्वेश्चन था जिसका आपको क्या था, 50-50 था, कि मैं श्योर नहीं हूं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे केस में सपोज आप बुकलेट के पीछे नंबर ऐसे 10 डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट में एटलीस्ट, क्योंकि आपको टाइम स्पेंड किसी पे नहीं करना, टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं करना, तो आपको कंटिन्यूस बढ़ते रहना है। अगर आपको टाइम देना है तो लास्ट में अगर टाइम बचता है तो तब दीजिए। तो ऐसे केस में आपको क्या हुआ कि एक 10वां क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि मुझे बाद में देखना है। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर ही नहीं आता तो उसको भगवान की या जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, ठीक है, ABC, जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसको फिल करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ऐसे में आप जिसको नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिसमें आप आएगा और आपका आंसर करेक्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तुरंत ही भर के चलते रहिए, आपको जो लगाना है वो लगाइए। उसके अलावा जिसका 50-50 है, इस तरह से आपके सपोज, क्यों मैंने कहा ये ऐसे, मान लीजिए आपके पास ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं जो 50-50 है। अब आपने सपोज आपने 10 क्वेश्चन को नहीं लगाया, आपने सोचा था कि मैं तो जो बुकलेट में अंदर क्वेश्चन है उन पे सर्कल बना दूंगा, ये कर दूंगा। अब आता है जब आपके पास लास्ट की 5 मिनट होगी, अब आपके पास 5 क्वेश्चन देखने का टाइम है एटलीस्ट। अब आप देखेंगे कि मैं कौन सा क्वेश्चन था मेरा, आप क्या पेज पलट के देखेंगे, ये क्वेश्चन था, ये नहीं लगाया, ये लगाया। बिल्कुल ये सबसे खराब पॉइंट होता है जो अंदर बुकलेट में मार्क करके छोड़ते हैं कि मुझे क्वेश्चन बाद में देखना है। लास्ट पेज में आपने लगाया है तो आपको पता है, मैंने ऐसे पेज पलटा, मुझे पता है 10वां 15वां 20वां मुझे देखना है। और अगर मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब देखने के लिए टाइम मिल गया, पता चला, मैंने देखा, चेक किया, मुझे आंसर मिला, मैंने फिल कर दिया। मुझे अगर टाइम ही नहीं मिला, लास्ट की 1 मिनट है, सामने से फैकल्टी आ रहे हैं आपकी बुकलेट लेने के लिए, आप क्या करेंगे, आप सिंपली लास्ट पेज पलटेंगे, आप देखेंगे 10 15 20 मुझे ढूंढना है, ये रहा आपका 10, ये रहा 15 और ये रहा 20। कितनी जल्दी आपने, अब आपके ने 3 के आंसर नहीं लगा रखे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको वही जो आपने जिस पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मतलब आपको जिस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने डायरेक्टली क्या क्या आंसर भरा। एटलीस्ट ये एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका यहाँ से किसी ना किसी एक जो चला तीर जो होता है, मतलब आप कह सकते हैं तुक्का है जो आपका, वो अगर चला तो एटलीस्ट वो आपको नंबर दिला जाएगा। वरना ये अगर ब्लैंक रह जाएगा तो आपको कोई भी चांस नहीं है कि आपको यहाँ से नंबर निकले, ठीक है। तो ऐसे केस में आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं। अगर 50-50 है तो क्या करें, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता क्या करें, तो ये आप तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के लिए जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेरी थी आपकी सोल्व हुई होगी। इसके अलावा कुछ भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी है तो एटलीस्ट आपके पास अभी 2 दिन का टाइम है, आप वीडियो देखिए। हमारी जो पुरानी वीडियो है जिसमें हमने लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी मतलब डिस्कस किया हुआ है कि कैसे आते हैं, इवन पेपर को ओपन करके डिस्कस किया हुआ है कि इस तरह से पेपर में आते हैं और कैसे सोल्व करें, वो सब डिस्कशन में ऑलरेडी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद भी या दोनों वीडियो के बाद भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, एटलीस्ट हम आप तक पहुंच जाएंगे और आपको टाइमली क्वेरी का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लैंग्वेज सिलेक्शन से रिलेटेड आपको सबसे पहले एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपका पेपर 1 और 2 दोनों में जो लैंग्वेज होती है 91 से 121 तक लैंग्वेज 1 होगी, 120 तक था, और 150 तक ये होगी आपकी लैंग्वेज 2। तो आपको जब भी सबसे पहले क्या मीट करना है कि आपने जो मीट करेंगे कि मेरी लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 मेरी हिंदी थी सपोज, तो हिंदी के केस में मेरा जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी का होना चाहिए और कौन सा नंबर होना चाहिए उसका 91। ऐसे लैंग्वेज 2 जब आप कर रहे होंगे तो लैंग्वेज 2 का जो आपका नंबर होगा वो 121 होना चाहिए और इंग्लिश का ही होना चाहिए,
अगर उसकी जगह आपको कुछ और दिख रहा है, क्योंकि आपको एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी के दो दो सेट मिलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। आपको जब पहला सेट मिलेगा, मतलब आप पेज पलटते चलेंगे, सपोज ये आपको लैंग्वेज 1 के लिए दिखाया हुआ है, ये लैंग्वेज 2 के लिए, ठीक है। लैंग्वेज 1 के लिए आप जैसे ही आपने पोर्शंस कंप्लीट करते गए, आप आगे आए, आपके पास अब कितना हुआ, 90 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। 90 के बाद जैसे आपने पेज को पलटा, आपने पेज चेंज किया, आपको क्वेश्चन क्या दिखेगा यहाँ से कि अगर आपकी, मतलब ऐसे रिवर्स भी हो सकता है कि लैंग्वेज 1 में ऐसे पहले दिखे, पर एक स्टेटमेंट दिखेगा कि जिनकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, वो यहां से अटेम्प्ट करें। मतलब आपका जो 91 क्वेश्चन हुआ वो कौन सा आने वाला है, इंग्लिश का, यहाँ पे पेपर में आएगा ऐसे। लेकिन आपका क्या है, आपका तो हिंदी है। तो ऐसे केस में इन 30 क्वेश्चंस को, जो कि इंग्लिश के थे, रिवर्स भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में आपको क्या करना है, इनको छोड़ देना। आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको इसी तरह से पेज पे लिखा मिलेगा, पूरा कंप्लीट पेज पे सेंटर में लिखा मिलता है कि जिनकी लैंग्वेज 1 हिंदी है वो यहां से अटेम्प्ट करें। यहां से भी क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कौन सा होगा, 91 ही होगा, बस यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी होगी। तो आपको हिंदी अगर लैंग्वेज 1 है तो इस तरह से देख के अटेम्प्ट करनी है। अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश होती तो आप यहीं से अटेम्प्ट कर देते, क्योंकि लिखा हुआ है जिसकी लैंग्वेज 1 है इंग्लिश वो यहां से अटेम्प्ट करे, जिसकी लैंग्वेज 1 हिंदी है वो यहां से अटेम्प्ट करे। तो आपका जो क्वेश्चन मीट होगा वो 91 वा हिंदी हो जाएगा। सेम लैंग्वेज 2 के लिए भी आपको 2 सेट मिलते हैं। जैसे आपको क्या लिखा था कि अगर लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश है तो यहां से, तो ऐसे यहां पे आपको लिखेगा कि आपका अगर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आप यहां से अटेम्प्ट करो। तो यहां पे जो क्वेश्चन होगा 121 होगा और क्वेश्चन कौन सा होगा, इंग्लिश का। तो जैसे कि हमने एडमिट कार्ड वाले पोर्शन में दिखाया था लैंग्वेज 2 ऐसा इंग्लिश लिखी हुई थी, तो आपको अटेम्प्ट क्या करना होगा, यहां से करना होगा। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज 2 हिंदी होती तो आपको सेम यहाँ पे भी दिखा मिलता, 2 सेट मिलते हैं, तो उसमें ये भी मिलेगा कि अगर आपकी लैंग्वेज 2 हिंदी है तो आप यहां से अटेम्प्ट करिए, जिसका भी सेम नंबर 121 और कौन सी लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी। ठीक है, ये आपकी ऐसे होगा। तो आपको सिंपली लैंग्वेज 1, यहां पे आपको क्या मिलेगा, लैंग्वेज 1, यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, लैंग्वेज 1। एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, सिंपल सी बात है। आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो हिंदी अटेम्प्ट करिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश अटेम्प्ट करिए। अगर आपका लैंग्वेज 2 मेंशन है, यहाँ पे भी लैंग्वेज 2 मेंशन है ऑलरेडी, आपकी हिंदी है या इंग्लिश है उसको अटेम्प्ट कर दीजिए, ज्यादा सोचना ही नहीं, आगे बढ़िए, काम खत्म। स्पेशल केस जिनकी इन दोनों के अलावा लैंग्वेज है तो वो अपनी बुकलेट लेंगे, सेपरेट बुकलेट मिलेगी उन्हें, और उस सेपरेट बुकलेट को यूज करके अपनी लैंग्वेज को इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे कि आपका क्वेश्चन अगर 91वां आपकी लैंग्वेज पे है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वहां से कुछ ना कुछ कंफर्म करना है या पूछना है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आपने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी क्वेरी खत्म हुई होगी। इसके अलावा जो लैंग्वेज फुल्ली डिटेल्ड वीडियो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म, हमारी एप्लीकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अपडेटेड रहने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। OMR सीट का फॉर्मेट जो ये है, ये सीटेट का ही है, ये आपको हम टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम है तो इसलिए हम दोबारा से डाल देंगे, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको सोल्यूशन भी मिल गए होंगे और इवन कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे थे तो ये चीजें जरूरी हो जाती है कि आप कैसे अटेम्प्ट करें, क्या चीजों का ध्यान रखें और क्या चीजों का नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और साथ ही साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, कॉन्फिडेंट होकर दीजिए, मोटिवेट होकर दीजिए, और आपकी जो थिंकिंग है, आपकी पॉजिटिविटी है, वही रिजल्ट देती है। चाहे आप किसी भी फेज में हो, किसी भी लाइफ के किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में कहीं भी लाई करते हैं, लेकिन आपकी खुद की पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी थिंकिंग ही उस सफलता की कुंजी है या की है, आप मान सकते हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।